के अंदर उसका अपना पर्सनल लॉ और बीजेपी का एजेंडा यह है कि पर्सनल लॉ खत्म करके एक साथ सिविल कोड कायम करना चाहती है, उनका सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है। तो इस सिलसिले में तेलुगु देशम को वाजे कर देना पड़ेगा, वाजे करना चाहिए था कि उनकी इस सिलसिले में क्या पॉलिसी है। एमजे अकबर की बीजेपी में शमूलियत को कोलकाता का मुस्लिम तबका कबूल करने से कासिर है। शहर के मुस्लिम इदारों से एमजे अकबर को अलग करने का मुतालबा किया जा रहा है। अब यतीम खाना इस्लामिया कमेटी के बेशतर मेंबरान भी एमजे अकबर को ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से हटाने का मुतालबा करने लगे हैं। मशहूर सहाफी एमजे अकबर का ताल्लुक हुगली जिले के तेलनीपाड़ा से है। कोलकाता के अवाम ने हमेशा ही एमजे अकबर को इज्जत और एहतराम की नजर से देखा है। मुख्तलिफ मसाइल पर एमजे अकबर के मशवरों को अक्सर अहमियत दी गई। 2008 में यतीम खाने से जुड़े एमजे अकबर को यतीम खाने के ट्रस्टी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। ताहम बीजेपी में एमजे अकबर की शमूलियत से मुस्लिम तबका हैरतज़दा है। हमेशा बीजेपी और संघ पर नुक्ताचीनी करने वाले एक सहाफी के मौक़िफ़ में ड्रामाई तब्दीली मुसलमानों की समझ से बालातर है। यही वजह है कि अब यतीम खाने के अरकान भी एमजे अकबर को यतीम खाने से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन ऑफ ट्रस्टीज हैं और उनसे हमारी काफ़ी उम्मीदें थी। एक समाज के बहुत ही नाम किए हुए वो एक शख्स हैं और वो बराबर हमारी हिम्मत अफजाई भी करते हैं, मगर ये जो उनका मूव है बीजेपी में अटैच होने का, ये हम लोग का एक्चुअली एक तरह का झटका लगा है। उनका डिमांड ये है कि यहाँ जिन अदारों में, चाहे यतीम खाने में हो या दूसरे अदारों में हो, उनको वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। कुल ये मुतालबा है और इसके लिए एक जलसा भी होगा, इसके लिए मुजाहरा भी होगा। यतीम खाने के सदर सुल्तान अहमद तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं और दोबारा इसी पार्टी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने इस मामले में कुछ कहने से इनकार किया। ताहम कुछ अरकान ऐसे भी हैं जो एमजे अकबर के फैसले को उनका जाती मामला बता रहे हैं। तो मुसलमान है, उनके ये एक जज्बात है कि बीजेपी से दूरी था, लेकिन एमजे अकबर साहब उनका जाती मकसद है, ये जाती मुफाद है जो बीजेपी में गए। यतीम खाना में कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई अगर बाहर क्या पार्टी करता है उसके लिए यहाँ पर रिटेन देने पड़ेगा, तो ऐसा कोई कानून नहीं, ना यहाँ पर ये कमेटी कोई फैसला कर सकती है। एमजे अकबर की शमूलियत को बीजेपी मुसलमानों के करीब जाने का एक बड़ा मौका मान रही हो, लेकिन अकबर बीजेपी की इन उम्मीदों पर कितने खड़े उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईटीवी न्यूज कोलकाता। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। एक धागे से दो दुनिया बांधते हैं, हाथ कोमल है पर सख्त इरादे हैं, आसमां को छूने का ख्वाब रखते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अपने सपने दुनिया से भी बड़े हैं, इंतजार एक मौके का करते हैं, जिंदगी की चौखट पे हाथ खड़े हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप।
कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के वजीर औकाफ और अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम के खिलाफ कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रियाज खान ने इल्जामात आयद किए हैं। बेंगलुरु में आज अब्दुल रियाज खान ने वजीर आला को मकतूब रवाना किया है। रियाज खान ने इल्जाम आयद किया है कि कमरुल इस्लाम ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए गुलबर्गा में मौजूद वक्फ की 2 जमीनों को निजी अफराद के हवाले किया है। अब्दुल रियाज खान ने गुलबर्गा के ख्वाजा बंद नवाज दरगाह के सज्जादा नशीन खुसरो हुसैनी के खिलाफ भी वक्फ जमीन को अपने भाई और रिश्तेदारों के हवाले करने में मदद करने का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी ने कानपुर से पार्टी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी को लोकसभा इंतखाब के लिए मैदान में उतारा है, लेकिन मकामी बीजेपी में जोशी की मुखालफत इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें इंतखाबी जलसे तक करने नहीं दिया जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के कदावर लीडर मुरली मनोहर जोशी का बनारस से टिकट काटकर उन्हें कानपुर के चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब से जोशी ने कानपुर में कदम रखा है, हर रोज उन्हें मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। मुखालिफत करने वाले कोई और नहीं, खुद उनकी अपनी पार्टी के कारकुनान हैं। दरअसल मकामी बीजेपी बाहर के किसी लीडर को बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं। मुरली मनोहर जोशी की मुखालिफत में शिद्दत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के इस उम्मीदवार को अपने ही तशहीरी जलसे को छोड़कर वापस लौटना पड़ा। जाहिर सी बात है, मुखालिफिन इसको कैश करने की फिक्र में हैं। अफसोस होता है कि एक इतना सीनियर पॉलिटिशियन जो अपना पूरा जीवन एक कहना चाहिए एक पार्टी को देकर आया हो, उसके लिए फ्रंट लाइनर रहा हो, उसकी ये दशा बहुत ही दयनीय है और इससे आवश्यक हमें फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा हमको इससे। जहाँ तक सवाल मुरली मनोहर जी का है तो बड़े नेता होंगे देश के, लेकिन कानपुर की जनता चाहती है अपनापन। कानपुर की जनता चाहती है कि वो व्यक्ति हो जो इससे हम रोज मुखातिब हो सके। लेकिन मकामी बीजेपी यूनिट इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करती नजर आ रही है। बीजेपी के जिला सदर ने इस पूरे मामले पर कुछ यूं पार्टी का मौकफ पेश किया। प्रलोभन दे करके उनके द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी में कुछ मतभेद कराने का असफल प्रयास किया जा रहा है। मैं इस घटना को पहले तो बहुत उससे लेता हूं कि विकास जायसवाल जिसने उठ करके और उनको मुरली मनोहर जोशी जी को, मैं अध्यक्ष हूं कानपुर महानगर का, मैंने उनसे आग्रह किया कि ये बैठक है, सभा नहीं है, आप बैठे बैठे बोलिए। उन्होंने बैठे बैठे बोला, जबकि वो खड़े हो गए थे। उसके बाद उसने खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहने लगा, ए जोशी खड़े होकर के बोलो, बैठ के नहीं बोलना है, हम कार्यकर्ता बाहर धूप में निकलते हैं, पसीना बहाते हैं। ये बात कहने का तरीका नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं आपकी चमचागिरी करने नहीं आया हूं, और एक अपशब्द असंसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये असंसदीय भाषा और अपशब्द के प्रयोग के कारण से उनका निष्कासन किया गया प्रदेश नेतृत्व से बात करके। गली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में अंदरूनी खाना जंगी जारी है। ऐसे हालात में मुरली मनोहर जोशी अपना तजिया किसके सामने पेश करें, ये एक बड़ा सवाल है। ईटीवी न्यूज कानपुर। इंतखाबात के मौके पर वोटरों को राग़िब करने के लिए लीडर तरह तरह के बयान देते हैं। वो ऐसा वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करते हैं, मगर दिल्ली बीजेपी इकाई के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा का मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के ताल्लुक से दिया गया बयान उनके गले की हड्डी बन सकता है। गुज़श्ता दिनों मल्होत्रा ने दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया था, जिसकी सियासी और समाजी हलकों में नुक्ताचीनी की जा रही है। मल्होत्रा के बयान पर बरहम मुसलमान उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की भी सोच रहे हैं। दिल्ली की रियासती बीजेपी के साबिक सदर विजय कुमार मल्होत्रा की जानिब से जामे नगर समेत मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को
दहशतगर्दों का अड्डा करार देने के मामले को लेकर जामिया नगर के अवाम में जबरदस्त गुस्से की लहर दिखाई दे रही है। मल्होत्रा के खिलाफ अब तक थाना जामिया नगर में 2 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की 3 शिकायत दर्ज कराई गई हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट बटला हाउस यूथ रेजिडेंट की जानिब से बीजेपी लीडर विजय कुमार मल्होत्रा और कौमी सदर राजनाथ सिंह को कानूनी नोटिस भेजी गई है। ताहम विजय कुमार मल्होत्रा ने माजरत खाही के बजाय इसे पार्टी लाइन के ऐन मुताबिक करार दिया, जिससे नौजवानों की बरहमी में और इजाफा हुआ है। खुदा न खास्ता मोदी अगर इस मुल्क का प्रधानमंत्री बन गया तो जहां इस तरह की मुस्लिम पॉकेट्स हैं या मुस्लिम एरियाज हैं उनको टेररिज्म के नाम पर घेरने की ये साजिश है और उसी की ये तैयारी चल रही है। बीजेपी को विजय कुमार मल्होत्रा जी है, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसकी तफ्तीश होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से भी गुजारिश करूंगा कि इनके बारे में इन पर केस दर्ज होना चाहिए, इनकी तफ्तीश होनी चाहिए। जामिया नगर को मुसलमानों के सबसे तालीमी याफ्ता इलाके के तौर पर जाना जाता है। इस इलाके में मुस्लिम तंजीमों के दफातर के अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से जामिया नगर की सूरत में नमूदार हुए इस मुस्लिम इलाके को तालीम का हब भी माना जाता है। इसके बरक्स बीजेपी लीडरों के रवैये से जामिया नगर के लोग सख्त बरहम हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी की मंजूरी इलेक्शन कमीशन खत्म करे। एक पूरे इलाके को रेजिडेंशियल एरिया को उन्होंने टारगेट किया, मुसलमानों को उन्होंने टारगेट किया इस पर। तो ये जो उन्होंने किया है ये सेक्शन 153A और 153B आईपीसी के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें 3 से 5 साल तक की सजा है। क्योंकि इसमें सजा है इसलिए हमने क्रिमिनल कंप्लेंट केस फाइल किया है पुलिस में। और चूंकि ये जो रिकॉग्निशन के अवहेलना है जो इलेक्शन कमीशन है उसकी, इसलिए हमने वहां पर एप्लीकेशन दी है कि इसकी भारतीय जनता पार्टी की रिकॉग्निशन को खत्म किया जाए। दहशतगर्दी के नाम पर हो रही सियासत और बयानबाजियों के चलते जामिया नगर के अवाम आजिज आ चुके हैं और वो इसका कतई हल चाहते हैं। ईटीवी न्यूज दिल्ली। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। रुकते हैं ना थकते हैं बस चलते हैं, देश के हर पेट को ये भरते हैं, मिट्टी को सोना ये हाथ करते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब है एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी।
नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची में वाक़ इक़रा मस्जिद के उबैदुल्लाह कासमी ने जमहूरी निज़ाम में हक़ रायदही को ज़रूरी बताया। ATV से बातचीत में उबैदुल्लाह कासमी ने कहा कि मुसलमानों को अपने जमहूरी हक़ का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। कोलकाता में वाक़े जन सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर रहमतुल्लाह ने इस्लामिक बैंकिंग के मौजू पर खिताब किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सोसाइटी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहेगी। इसके साथ ही मुल्क में चिटफंड के नाम पर हो रही धांधलियों की जांच का भी उन्होंने मुतालबा किया। ख़वातीन के तईन समाज के मौजूदा रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है। ख़वातीन की अहमियत को अगर समाज तस्लीम नहीं करता तो समाज के लिए एक बड़ा खतरा लाहक होगा। ये पैगाम है बेंगलुरु की रजाकाराना तंजीम ऑन फायर का। इस तंजीम ने ख़वातीन के मकाम और मर्तबे को उजागर करने के लिए हमा लिसानी ड्रामा भी पेश किया। बेंगलुरु के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के उर्दू हॉल में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में ख़वातीन के मुशायरे के अलावा एक हमा लिसानी ड्रामा भी पेश किया गया। ड्रामे के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि मौजूदा समाज में ख़वातीन की अजमत को उजागर नहीं किया गया और ख़वातीन के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो 100 साल बाद ख़वातीन का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। चीज़ों में फंस जा रहे हैं या फिर लोगों को कोप में मार दिया जाता है लड़कियों को। इन सारे मसलों की वजह से औरतों का हाल फिलवक्त बहुत ख़राब है। अगर ऐसा ही कंटिन्यू होते गया या चलता गया तो 100 साल के बाद एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि एक भी औरत क्या बचेगी और एक भी औरत के बगैर क्या दुनिया इतनी खूबसूरत हो पाएगी। तो इसके बारे में हमने एक 15 मिनट वाला ड्रामा स्ट्रीट प्ले किया है और हम 10 लोग मिलकर मल्टी लैंग्वेज में किया है। इस मौके पर उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ जबानों की शायरात ने अपने कलाम के जरिए ख़वातीन के एहसासात व जज्बात का इजहार किया। आज है वो हर पिता की शान है वो इस देश में, उसकी हिफाजत करना है हमारा फर्ज, उसके लिए आवाज उठाने में ना रहे कोई डर। मैं खुदा तुमको इस्तेताअत दे, मेरी तन्हाइयां हरकत करूं, मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ, अपनी धड़कन जरा टटोलो। तकरीब में मारूफ मुसन्निफा डॉक्टर फौजिया चौधरी की किताब दरूबी की रस्म रोनुमाई अमल में आई। इस मौके पर महकमा अक़लियती बहबूद के अंडर सेक्रेटरी अब्बास शरीफ ने कहा कि उर्दू अकेडमी मुश्तरका तहजीब और ज़बानों पर मुश्तमिल प्रोग्रामों की जानिब खास तवज्जो देगी। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। दारुल उलूम नदवतुल उलमा तालीम के साथ मुसलमानों की दीनी रहनुमाई का फरीजा भी अंजाम देता है। अवाम बड़ी तादाद में दारुल इफ्ता से सवाल पूछते हैं। फतवों की शक्ल में इनका जवाब दिया जाता है। इन फतवों को किताबी शक्ल में शाया किया गया है। नदवतुल उलमा की मजलिस शुरा के मौके पर फतवों की 2 जिल्दों की रस्म इजरा अंजाम पाई। उलमा किराम ने इस मौके पर मुसलमानों से अपने आइली और दीनी मसाइल के लिए दारुल इफ्ता से रुजू होने की अपील की। भोपाल में साहित्य और
دیوا اسمرتی संस्थान के ज़ेर एहतमाम मुशायरे और गजल का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें प्रियदर्शनी किरा की किताब पानी पर लिखा न करो का इजरा किया गया। इस प्रोग्राम में हिंदी उर्दू मुशायरे के साथ प्रियदर्शनी की गजलों को गजल गुलकारों ने पेश किया। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रिफत अब्दुल्ला और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अब पार्लिमानी इंतखाबात आ गए और आप भी मैदान में एक मरतबा फिर से हैं, लोग आपको वोट क्यों देंगे? जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं? मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कश्मीर का तशख़्ख़ुस जो है वो कायम रहना चाहिए और कोई भी 370 को कोई भी धक्का नहीं आना चाहिए और जितना मुझसे हो सके मैं कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए मेहनत कर रहा हूं। यह माना जाता है कि डेवलपमेंट के लिए आपने पार्लियामेंट फंड से कुछ नहीं किया है। मेरा जितना भी फंड था, अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो फिर तो आज वो खर्चा नहीं होता। कहते हैं मैक्सिमम अनस्पेंड है 5 साल में। वो गलत फहमी है। डेवलपमेंट हमारे बच्चे जो हैं उनके पास खेलों का मैदान नहीं था। एसपी कॉलेज का ग्राउंड हर वक्त फ्लड में होता था, करीबन 2 करोड़ उस पर खर्च हुए, उसकी ड्रेनेज में खर्च हुआ। अमर सिंह कॉलेज का भी यही हाल था, डूब जाता था, उसको भी खड़ा कर दिया, ड्रेनेज कर दी। अब क्या हम ये माने कि पार्लियामेंट मेंबर 2 ग्राउंड बना लेंगे? नहीं, सुनिए, वो तो हुआ। उसके बाद ये देख लीजिए कि जो हमारा तीसरा कॉलेज है बेमिना में, उसकी तरफ जा रहा हूं। उनको 50 लाख दिए हैं उनके लिए करने के लिए। अस्पतालों में मदद की, मशीनें दी जिनसे कि बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को फायदा हो। पहले मशीन मैंने SMHS अस्पताल में दी जिसमें करीबन 33 करोड़ लाख रुपया लगा, जो हमने उनके लिए मशीन लाई आई सेक्शन में। यहाँ बच्चों के अस्पताल में मशीन लाई, वहां भी 30 लाख से ज्यादा दिया। इसी तरह अभी एक और मशीन लाई है जो इन लोगों को चाहिए थी अपने ये जो है गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। उन लोगों को मशीनें चाहिए थी, एक्सरे मशीनें चाहिए थी, कई एम्बुलेंसेस चाहिए थी, वो दी। स्कूलों को कंप्यूटर्स दिए, कई जगह आग लगी तो उन लोगों की मदद की, उन लोगों को बचाने के लिए मदद की। हर तरीके से जितना भी जो फंड था वो मैंने लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। मैंने कोई अपने घर की सड़क का नहीं लिया, मैंने कहा मैं कलवर्ट वलवर्ट नहीं बनाऊंगा। और ये जो चीज मैंने दी अस्पतालों को और इंशाल्लाह आगे भी दूंगा, वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे फायदा उठा सके। अगर हम पार्लियामानी इंतखाबात की बात करें तो कहा जा रहा है कि मुल्क में मोदी की लहर है। आपको ये लहर नजर आ रही है लहर? देखिए, लहर अखबार और मीडिया ने लाई है। उन्होंने पहले भी इसी तरह केजरीवाल साहब की लहर लाई थी, चीफ मिनिस्टर तो बन गए और वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद जब वो गिर गए, आज वो केजरीवाल को याद ही नहीं करते हैं। तो मीडिया आज मीडिया बनाता भी है और गिराता भी है, ये आपने देख लिया। आज क्या आपको लगता है ऐसा नजर आ रहा है कि बिल्कुल आज ये है कि टोटल कोई बीजेपी की बात नहीं करता। ये तो हम आपको मानना पड़ेगा कि वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है।
तो बीजेपी की बात करनी चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? हजूर, मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो बने। क्यों नहीं चाहेंगे? मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे डर इस बात का है, हिंदुस्तान जो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ हर मजहब को हक है जीने का और अपना धर्म संभालने का। तो मोदी में क्या है? मोदी में ये है कि वो आरएसएस का कैंडिडेट है, जिनका ये बिल्कुल एक प्लान है कि वहां सिर्फ एक हिंदुता जिंदा रहना चाहिए, बाकी जो है वो खत्म हो जाने चाहिए। आपका ये मानना है? बिल्कुल मानना है और सही है, उनका हाथ और मेरा सही है। और ये भी 370 को दफन करने के लिए ये पहला शख्स होगा। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मुफ्ती साहब जो आज दिना रहे हैं कि हम कश्मीर के तशख़्ख़ुस को मेंटेन करना चाहते हैं, बुलंद करना चाहते हैं, आज उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने 370 को दफन करने का वादा किया। लेकिन जब गुजरात में दंगे हुए तो उमर अब्दुल्ला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? जब रामविलास मैंने उनसे कहा नहीं रिजाइन। क्यों? सुनिए, दंगा वहां हुआ था जब तक कि उसका नहीं निकलता कि क्या कितना जिम्मेवार वो है और क्या उसने किया है। जो ही वो पता लगा कि हाँ जिम्मेवारी उसकी है, उमर ने इस्तीफा दिया। लेकिन ये तो बाद में उन्होंने तो पार्टी संभालने के लिए इस्तीफा दिया। नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। हाँ जी, मुझे खुद गलतफहमी है आपको, मुझे खुद वाजपेयी जी ने बुलाया कि मेहरबानी करके इसके मत कहिए जाना। मैंने कहा नहीं हो सकता, ये जा रहा है और ये जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने गुजरात में कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिसमें लोगों को ये रहे कि हुकूमत जो है वो वहां बचाने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। फैसला आपका था जब उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर बने, आपका फैसला था कि उन्हें मिनिस्टर बनना चाहिए एनडीए में? क्यों नहीं था, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस बेहतर सरकार है मुल्क में? देखिए, या यूपीए क्या? देखिए, जहां तक यूपीए का सवाल है, डेफिनेटली यूपीए की सरकार जो है एक अच्छी सरकार। लेकिन कहा जा रहा है कि कश्मीर मसले के हवाले से उनका कोल्ड रिस्पांस हमेशा रहा है और कोई भी मसला हल नहीं हुआ उनकी वजह से। गलत फहमी है आपको। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कश्मीर का मसला हल करने की कोशिश की गई, तो आप मेहरबानी करके ये देखिए कि शर्म उल शेख में जब प्राइम मिनिस्टर गए और जो वहां बात हुई, वो जरा याद रखिए, वो इंसान भूल जाता है। उन्होंने जबरदस्त कोशिश की और इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस मसले को तय किया जाए, और ये एक चीज उन्होंने ठान रखी है। तो क्या हम ये माने कि ये आपकी सियासी मजबूरी है कांग्रेस की तारीफ करना, क्योंकि यहाँ पे कोalition सरकार ही आनी है आगे? नहीं, सवाल नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं कभी जिंदगी में कभी ये रहा हूं कि मैं गलत चीज की तारीफें करता रहूं। कोalition हमारी मजबूरी थी जैसे उनकी मजबूरी थी। अगर लोगों ने पूरा साथ दिया होता तो कोalition की जरूरत नहीं थी। तो आपने अलायंस क्यों की? आपने अपने दम पे पार्लियामानी इंतखाबात क्यों नहीं लड़े यहाँ पे? अपने दम पे क्यों लड़े? आखिर हम उनके साथ हैं, डर लग रहा है? साथी हैं। नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा है, हमें आज तक डर नहीं लगा, आज क्यों डर लगेगा? हमें डर नहीं लगा, मगर हम साथियों के साथ रहना चाहते। तो क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर में ये हकीकत बन गई कि अब कोई भी सरकार आएगी तो कोalition सरकार होगी, मिलीजुली सरकार होगी, एक ही पार्टी को मैंडेट नहीं मिलेगा? देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वक्त बताएगा कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी कहना तो बहुत। इतना सियासी तजुर्बा है आपका, आप मेजॉरिटी में रहे हैं, आपकी सरकार थी, खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जो है कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं बना पाई अपने बल पे, क्योंकि 2002 में जो इंतखाबात हुए तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी। क्या आप ये मानते हैं कि डिक्लाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत हुआ? जी नहीं, ये आप भूल गए कि 2002 में अगर मुफ्ती साहब जीत के आए वो सीटें, उसके जिम्मेवार उनको जो एनडीए सरकार थी उन्होंने मदद की, और वही जनरल जो उस वक्त उस इलाके का जनरल था, आज वो पीडीपी में बैठा हुआ है। हमने ये शिकायत की थी, मैंने खुद जॉर्ज फर्नांडिस से शिकायत की थी जो डिफेंस मिनिस्टर था, कि आपकी फौज के लोगों ने इनकी मदद की है।
اور یہ ایک سیاست کی طریقے سے جو ہے NDA نے کیا تھا کہ نیشنل کانفرنس